आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली की महिलाओं को एक हफ्ते बाद मिलने लगेंगे 1000 रुपए, सीएम ने बताया किस किस को मिलेंगे पैसे। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा अतुल सुभाष की मौत का मामला, कानून की समीक्षा की उठी मांग। दिल्ली में ठंड से लोगों का बुरा हाल, कब शुरू होगी ठिठुरन वाली सर्दी। पहले बवाल फिर डीएम का थप्पड़ कांड और अब सेंटर हेड की मौत। बुजुर्ग आउट, नए चेहरे इन, सीएम देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट में इन नेताओं का मंत्री बनना लगभग तय। मोहम्मद यूनुस सरकार ने खूब की छुपाने की कोशिश, लेकिन इस रिपोर्ट ने खोल दी बांग्लादेश की पोल। सीरिया में घुस गया इजराइल, लेकिन बाहर निकलने का इरादा नहीं। ईरान ने समंदर में उतारी रहस्यमयी शाहिद बाघेरी। दूसरे हफ्ते भी नहीं उतरा पुष्पा 2 का बुखार। 2 टेस्ट के बाद ही फुस हुआ गंभीर का यह चहीता खिलाड़ी, प्लेइंग 11 से बाहर। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने शुक्रवार को शहर की महिलाओं को 1000 रुपए की महीना आर्थिक मदद प्रदान करने वाली मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को अगले 7 से 10 दिनों में शुरू करने की ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पर काम कर रही है। आतिशी ने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष के आखिर से पहले 31 मार्च 2025 तक महिलाओं को इस योजना के तहत 1 या 2 किस्तें मिलेंगी। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल गुरुवार को योजना शुरू करने की घोषणा की थी और वादा किया था कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में लौटती है तो रकम बढ़ाकर 2100 रुपए कर दी जाएगी। इसी योजना को लेकर आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि यह योजना महिलाओं को मजबूत बनाने के सरकार के वादों को पूरा करती है। उन्होंने कहा, हमने महिलाओं को 1000 रुपए की सहायता देने का अपना वादा पूरा किया है। बेंगलुरु में आईटी पेशेवर अतुल सुभाष के आत्महत्या करने के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर दहेज और घरेलू हिंसा से जुड़े मौजूदा कानूनों की समीक्षा की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि कानूनों में सुधार के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाई जाए ताकि इसका दुरुपयोग रोका जा सके। वकील विशाल तिवारी की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि दहेज निषेध अधिनियम और आईपीसी की धारा 498(a) का उद्देश्य विवाहित महिलाओं को दहेज की मांग और उत्पीड़न से बचाना था, लेकिन यह कानून महिलाओं के हाथ पतियों और उनके माता पिता को परेशान करने का हथियार बन गए हैं। याचिका में अतुल सुभाष मामले का जिक्र करते हुए कहा गया है कि इस घटना ने वैवाहिक कलह, दहेज निषेध कानूनों के दुरुपयोग और पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य पर एक राष्ट्रव्यापी बहस छेड़ दी है। दिल्ली के मौसम में उतार चढ़ाव का सिलसिला तेजी से जारी है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की वजह से दिल्ली में कपकपी से लोग परेशान हैं, लेकिन अगले कुछ दिनों तक शीतलहर चलने की उम्मीद कम है। बुधवार और गुरुवार को तापमान में भारी गिरावट के बाद अचानक शुक्रवार को न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। गुरुवार की तुलना में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान करीब 4 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक 19 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान में ज्यादा कमी की संभावना नहीं है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान अगले 5 दिनों तक 8 से 9 डिग्री रहने का अनुमान है। दिल्ली में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.5 डिग्री अधिक रहा। दिल्ली में पिछले 3 सालों में दिसंबर का सबसे ठंडा दिन गुरुवार को दर्ज किया गया, जब न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। 13 दिसंबर यानी शुक्रवार को बीपीएससी द्वारा 17वीं प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया। इस दौरान अन्य एग्जाम सेंटरों पर तो शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न हुई, लेकिन राजधानी पटना में स्थित देश के सबसे बड़े एग्जाम हॉल में जमकर बवाल हुआ। हंगामा कर रहे परीक्षार्थियों ने आरोप लगाया कि प्रश्न पत्र समय पर नहीं मिले, जबकि कुछ फ्लोर पर सवाल बांटे जा चुके थे। इस हंगामे के दौरान का एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें पटना डीएम एक स्टूडेंट को थप्पड़ मारते दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। अपडेट यह है कि पटना के कुम्हार स्थित बापू परीक्षा केंद्र पर छात्रों के हंगामे के बीच केंद्र अधीक्षक की मौत हो गई है और एक महिला अभ्यर्थी बेहोश हो गई।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार विधानसभा में विश्वास मत हासिल तो कर चुकी है। अब सभी की निगाहें महायुति गठबंधन के कैबिनेट विस्तार पर टिकी है। पुराने मंत्रियों को हटाकर नए चेहरे सामने लाने की रणनीति शुरू हो गई है। 16 दिसंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन विधानसभा सत्र से पहले 14 दिसंबर को विस्तार की घोषणा होने की संभावना है। हालांकि इस बात की प्रबल अटकलें हैं कि पिछले कैबिनेट में कई दिग्गज नामों को उनके खराब प्रदर्शन और प्रतिष्ठा के कारण बाहर किया जा सकता है। महाराष्ट्र में कई साल से बीजेपी सरकार में है। 10 सालों में जिनको मौका नहीं मिला है उन चेहरों को मौका मिल सकता है। दूसरी तरफ शिंदे बीजेपी के साथ आने वाले समय में पार्टी मजबूत बनाने के लिए नए चेहरों को मौका दे सकती है। मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर डेमोक्रेसी, प्लूरलिज्म एंड ह्यूमन राइट्स ने शुक्रवार 13 दिसंबर को एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें अगस्त 2024 में बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद अल्पसंख्यकों की स्थिति पर प्रकाश डाला गया। जिन कारनामों को यूनिट सरकार अब तक छिपा रही थी, इस रिपोर्ट के सामने आते ही उनकी सरकार की सारी पोल खुल गई। बांग्लादेश माइनॉरिटी अंडर सीज, ए वेक ऑफ कॉल फॉर इंटरनेशनल कम्युनिटी शीर्षक वाली रिपोर्ट में राजनीतिक परिवर्तनों के मद्देनजर देश में हिंदू समुदाय को प्रभावित करने वाली हिंसा और अशांति की घटना का विवरण दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक हसीना के इस्तीफे के बाद 5 से 9 अगस्त के बीच लूटपाट के 190 मामले दर्ज किए गए, 32 घरों में आग लगा दी गई, 16 मंदिरों को अपवित्र किया गया और यौन हिंसा की 2 घटनाएं भी घटी। बीते रविवार को बशर अल असद शासन के पतन के बाद अब इजरायली सेना ने अल्फा लाइन को पार करते हुए सीरिया के हिस्से वाले बफर जोन और माउंट हरमोन पर कब्जा कर लिया है। इजरायल ने उस समय इसे अस्थायी उपाय कहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि इजरायली सेना सीरिया लंबे समय तक बने रहने की योजना बना रही थी। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने शुक्रवार को कहा है कि उन्होंने सेना को आने वाले सर्दियों के महीने के दौरान सीरियाई हिस्सों में माउंट हरमोन की चोटी पर बने रहने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। काट्स ने यह घोषणा ऐसे समय में की है जब सीरिया में विद्रोही गुटों का समर्थन करने वाले तुर्की और अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने मुलाकात की है। इस दौरान सीरिया में असद के पतन के बाद इस्लामिक स्टेट को फिर से उभरने से रोकने को लेकर चर्चा हुई। इस बीच असद के सत्ता से हटने के बाद पहले जुम्मे की नमाज भी हुई। इजरायल से तनाव के बीच ईरान ने समंदर में अपना रहस्यमयी एयरक्राफ्ट कैरियर शहीद बाघेरी उतार दिया है। उसकी सैटेलाइट इमेज सामने आई है, जिसमें वह फारस की खाड़ी में ईरानी नौसैनिक बंदरगाह बंदर अब्बास के तहत देखा जा सकता है। यह जहाज 24 साल पहले एक कंटेनर जहाज हुआ करता था, लेकिन अब इसे ड्रोन के लिए बनाया गया है। इसकी खूबियां जानकर अमेरिका इजरायल भी चौंक जाएंगे। ईरान ने 3 जगह डेवलप किए हैं। इसमें पहला शहीद बाघेरी है, जबकि दूसरा शहीद रौदकी और तीसरा शहीद महदवी है। उपग्रहों की ओर से ली गई तस्वीरों में तीनों जहाज फारस की खाड़ी में दिखाई दे रहे हैं। शहीद बाघेरी को फॉरवर्ड बेस शिप कहा जाता है। यह बताया जाता है कि ईरान तकनीक के मामले में कितने आगे निकल चुके हैं। इसका डिजाइन खास है क्योंकि इसमें एंगल बना हुआ है जहां से ड्रोन छिपकर फ्लाई कर सकते हैं। इसका रनवे काफी छोटा है। इसे लगता है कि इसे सिर्फ ड्रोन के लिए बनाया गया है। पुष्पा 2 द रूल की रफ्तार बॉक्स ऑफिस पर थमने का नाम नहीं ले रही है। 5 दिसंबर को पर्दे पर आई फिल्म को रिलीज हुए अब 9 दिन हो गए हैं। अल्लू अर्जुन की फिल्म हर रोज बॉक्स ऑफिस पर दमदार कमाई कर रही है और नए रिकॉर्ड बना रही है। सैकनिल की रिपोर्ट के मुताबिक पुष्पा 2 द रूल ने बॉक्स ऑफिस पर 174.95 करोड़ रुपए की ओपनिंग की थी। हर दिन की शानदार कमाई के साथ फिल्म ने पहले हफ्ते 725.8 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। वहीं दूसरे हफ्ते भी इस फिल्म पर जमकर नोटों की बारिश हो रही है। 9वें दिन पुष्पा 2 द रूल ने कुल 36 करोड़ 25 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला ब्रिस्बेन के गाबा में खेला जा रहा है। इस मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय कप्तान ने प्लेइंग 11 में 2 बदलाव भी किए। रविचंद्र अश्विन और हर्षित राणा को प्लेइंग 11 से बाहर किया गया। उनकी जगह रविंद्र जडेजा और आकाशदीप को शामिल किया गया है। हर्षित ने इसी सीजन से अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था। हालांकि 2 ही मैचों में वह फुस हो गए और अब बेंच पर भी बैठना पड़ता है।
उनको लेकर काफी विवाद भी हुआ था। दरअसल इस सीरीज की शुरुआत से पहले हर्षित पिछले कुछ सीरीज में भी भारतीय स्क्वाड का हिस्सा रहे थे। गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद से हर्षित को मौका दिया गया। हर्षित आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स टीम का हिस्सा रहे हैं और 2024 में चैंपियंस बनने वाली टीम में भी शामिल थे। उस समय केकेआर टीम के मेंटोर गंभीर थे।